आज की ये कहानी एक गरीब मोची लड़का अबरार और जिन्नात की शहजादी की है कि किस तरह जिन्नात की शहजादी एक जूता चप्पल सिलने वाले गरीब लड़का के साथ उसके घर में रहने लगती है। लेकिन ना तो लड़का को पता होता है और ना उसके घर वाले जान पाते हैं कि ये एक जिन की बेटी है। और फिर आगे उस मोची लड़के के साथ क्या होता है, इसे देख आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। अबरार कहता है कि शाम हो गई थी और मैंने अब अपना सामान समेटना शुरू कर दिया था। इर्द गिर्द पड़े हुए अपने औजार और लोगों के पुराने जूते समेट कर एक जगह पर रखे और अपने नीचे पड़ा हुआ चमड़े का एक छोटा सा टाट उठाकर झाड़ा और तह लगाकर रखा। अभी मैं यह सब सामान समेट ही रहा था कि मुझे अपने पीछे एक जनाना आवाज सुनाई दी, मेरा जूता टूट गया है, इसे सिलाई कर दें। मैं जो उसे मना करना चाहता था कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया है, मैं घर जा रहा हूं। एक औरत होने की वजह से उसे मना नहीं कर पाया और दोबारा वह चमड़े का टाट बिछाकर बैठ गया। उसने अपना टूटा हुआ जूता मेरे आगे रखा तो मैं जल्दी जल्दी बड़ी महारत और नफासत के साथ जूते को सिलाई करने लग गया। तब तक वह इसी तरह खड़ी रही। उसके नंगे पांव के लिए मैं पहले से ही उसे एक जूता दे चुका था। वह इधर उधर देख रही थी। उसने दुल्हन वाला लिबास पहना हुआ था और यह बात मुझे बहुत हैरान कर रही थी, क्योंकि अमूमन इस तरह लड़की बाहर नहीं निकलती और वह बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ खड़ी थी। मैं हैरान हो रहा था कि आखिर क्या माजरा है, वह कैसे इस लिबास में इतनी इत्मीनान से खड़ी हो सकती है। लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून फैला हुआ था। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी और उस वक्त एक दुल्हन के रूप में खड़ी थी। मैं उसे नजरअंदाज करने की कोशिश में जल्दी जल्दी उसका काम कर रहा था और फिर तकरीबन 10 मिनट की मेहनत के बाद मैंने उसे जूता वापस कर दिया। उसने अपने पैर में पहनकर देखा, फिर मेरा शुक्रिया अदा किया। कहने लगी, मैं माजर चाहती हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, वरना मैं आपको दे देती। मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, लेकिन फिर शायद आप मेरा काम ना करते। उस लड़की ने बड़ी शर्मिंदगी से मुझे कहा, लेकिन मैंने नजरें झुकाते हुए ही उसे जवाब दिया और कहा कि अगर आप पहले भी बता देती तो मैं फिर भी आपका जूता सिलाई कर देता। आपको इस वक्त मदद की जरूरत है और मैं चूंकि इसी तरह मदद कर सकता हूं, इसलिए कोई मसला नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीजें समेट हुए उसे जवाब दिया तो वह जैसे मुतासिर सी नजर आई। मेरा ख्याल था कि जूता बनवाने के बाद वह यहां से चली जाएगी, लेकिन वह तो वहीं पर खड़ी थी और बदस्तूर बड़ी दिलचस्पी से मुझे काम करता हुआ देख रही थी। सब चीजें समेटकर मैंने अपना थैला उठाया और जूता पहनकर घर के लिए निकलने लगा कि पीछे से फिर उसकी आवाज सुनाई दी। कहने लगी, वो दरअसल मुझे एक और मदद की जरूरत है। उसने जरा शर्मिंदा होते हुए कहा तो मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, दरअसल मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेआसरा हूं और अब अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हूं। उस औरत ने कहा तो मैंने सर से लेकर पैर तक उसे देखा। मेरी बात का मफहूम समझकर वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं दुल्हन नहीं हूं। यह तो मेरी कॉलेज में एक फैंसी ड्रेस शो था जिसके लिए मुझे यह लिबास और अंदाज इख्तियार करना पड़ा। उसने जल्दी से मुझे जवाब दिया तो मेरा दिल फिर भी कुछ मुतमीन नहीं हुआ। ताहम मैंने उसे कहा कि अब से पहले तक कहां पर रह रही थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, दरअसल मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है और मेरी सौतेली मां है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। उसका कहना है कि मैं चूंकि उसकी कुछ नहीं लगती और उस घर पर मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए मैं वहां पर नहीं रह सकती। यही वजह है कि कॉलेज के बाद मैं इधर उधर फिर रही हूं। समझ नहीं आ रही कहां जाऊं। सौतेली मां बहुत जालिम और जिद्दी औरत है, वह कभी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। उस लड़की ने बड़ी बेचार की से कहा तो मैं चुपचाप उसे देखता रह गया। न जाने क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वह लड़की मुझसे झूठ बोल रही है। लेकिन फिर भी अब एक बात तो तय थी, मैं उसको इस हालत में यूं सड़क पर छोड़कर नहीं जा सकता था। इसीलिए मैंने उसे फिलहाल अपने घर अपने साथ ले जाने का इरादा कर लिया और उसे कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, एक गरीब मोची हूं, मेरा छोटा सा घर है। अगर तुम वहां पर रहना चाहो तो मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है, मेरे साथ चलो। मैंने उस लड़की की मर्जी पर बात छोड़ दी। उसने चंद लम्हे सोचा और फिर मेरे साथ चल दी। उसके साथ चलते हुए रास्ते में मुख्तलिफ सोचें मेरे दिमाग में चकरा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उस लड़की को सच्चा समझूं या कोई झूठ, क्योंकि जो उसकी जाहिरी हालत थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके कहने के मुताबिक उसकी सौतेली मां बहुत जालिम है। उस पर अक्सर जुल्म के पहाड़ तोड़ती है
और अब उसे घर से भी निकाल दिया है। ये बातें सुनकर मुझे उस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन सिर्फ एक लड़की होने के नाते मैंने उसे अपने घर में पनाह दे दी ताकि वह यहां वहां भटकती ना फिरे। घर आया तो अम्मा सामने ही बैठी हुई अपना सर दबा रही थी। अम्मा को सलाम करके मैंने अपना थैला मखसूस जगह पर रखा और पूछा, क्या हुआ अम्मा, तबीयत तो ठीक है? वह कहने लगी, बस तेरी फूफो ने सुबह से शोर मचाया हुआ है, उसकी वजह से सर में दर्द हो गया। तू बता कैसा दिन रहा? अम्मा ने रोज का सवाल किया और मैंने सर हिला दिया। इतने में अम्मा की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसने मुझे हैरत और दुख भरी निगाहों से देखा। अम्मा की निगाहें समझकर मैं एकदम गड़बड़ा गया और जल्दी से कहने लगा, अम्मा ऐसी वैसी हरगिज बात नहीं है जो तू समझ रही है। दरअसल यह लड़की बेआसरा है, इसे सहारे की जरूरत थी। मैं इसे वक्ती तौर पर घर ले आया हूं, 2-4 दिन रहेगी, फिर तब तक इसका कोई ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने अम्मा को मुतमिन करने के लिए जल्दी जल्दी सारी बात बताई, ताहम अम्मा कुछ नहीं बोली और चुप रही। वह लड़की अम्मा के पास जाकर बैठ गई और नजरें झुकाकर नीचे देख रही थी, जबकि अम्मा मुसलसल उस पर नजरें गाढ़े हुए थीं, जैसे आंखों ही आंखों में उसके बारे में सब कुछ पढ़ लेंगी। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया। अम्मा उस लड़की के साथ काफी देर तक बातों में लगी रही। मुझे मालूम था कि अम्मा जब तक उसका सारा इंटरव्यू नहीं कर लेंगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी, और वही हुआ जब अम्मा को इस बात का यकीन आ गया कि वह लड़की वाकई मजलूम है और बेबसी की इंतहा पर है, तो अम्मा ने उसे अपने साथ गले लगा लिया और उसके साथ ही सिसक लग गई। अम्मा ऐसी मासूम थी। उस लड़की और अम्मा में बहुत दोस्ती हो गई। हालांकि मेरी 2 छोटी बहन भी थीं, लेकिन उन दोनों ने अभी उसे इतना मुंह नहीं लगाया था। वह ज्यादातर अपने काम से काम रखती थी, जबकि अम्मा हर वक्त उसके साथ लगी रहती। उस लड़की को इस घर में 3 दिन हो चुके थे, लेकिन अब उसने दोबारा यहां से जाने का नाम नहीं लिया। वह अम्मा के कपड़े पहनकर गुजारा कर रही थी। उसका दुल्हन वाला लिबास इसी तरह कमरे में एक हैंगर पर लटका हुआ था। आते जाते जब भी मेरी निगाह उस पर पड़ती तो दिल में अजीब सी गुदगुदी सी होती। मैं एक आम और गरीब सा मोची हूं। मेरा नाम इब्रार है और मैं 2 बहनों के साथ अपने माँ बाप और एक फूफो के साथ इस छोटे से घर में रहता हूं। वैसे तो मैं अभी पढ़ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी। मौसम बदल रहा था, उन्हें रोज बुखार हो जाता था। इलाके की डिस्पेंसरी से दवा लेने के बावजूद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। यही वजह थी कि अब्बा की जगह आजकल मैं काम पर चला जाता और अब्बा के अड्डे पर बैठकर अब्बा का काम किया करता। हालांकि मुझे यह काम पसंद नहीं था। मैं जब छोटा था तो अब्बा को मना किया करता था और अब्बा बस मुस्कुराकर मेरी बातें सुनता रहता। मुझे गुस्सा आता था कि मेरा बाप लोगों के जूते पकड़कर सिलाई करता है, लेकिन अब्बा कहता था कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हमेशा हमारे अमाल छोटा और बड़ा बनाते हैं। तो इस बात की फिक्र मत कर कि तेरा बाप लोगों के जूते सिलाई करता है, तू यह सोच कि मेरे अमल से लोगों को कितना सुकून मिलता है, उनके पैरों को राहत मिलती है, वह खुश होते हैं। अब्बा की अपनी ही मंतक थी, लेकिन मैं इस काम को चूंकि पसंद नहीं करता था, इसीलिए मैं पढ़ रहा था। मैं पढ़ लिखकर दफ्तर में नौकरी करना चाहता था, लेकिन अब कुछ दिनों से मजबूरी के आलम में यहां पर आकर बैठ जाता, क्योंकि इसके अलावा हमारी आमदनी का और कोई जरिया भी नहीं था। अब्बा को देखते देखते न जाने कब मैं भी यह काम सीख गया था। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ। हालांकि मैं अब्बा के पास जरा थोड़े वक्त के लिए ही आता जाता था और आज तक मैंने कभी अब्बा के औजारों को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अब्बा की तबीयत की खराबी के बाद सब कुछ बदल कर रह गया। एक रोज मैं मखसूस वक्त पर इधर आकर बैठ जाता और उन लोगों के जूते सिलाई करके पैसे कमाता। शाम को जितनी भी कमाई होती वह जाकर अम्मा के हाथ पर रख देता। मेरे पास अब्बा जितना काम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इतने पैसे आ जाते थे कि रोज का खाना पनाह हो जाता था। घर में मेरी एक फूफो भी थी। फूफो के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम था कि जवानी में उनकी शादी की गई थी, लेकिन उनका शौहर अच्छा नहीं निकला और उसने फफों के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह बहाने बहाने से फूफो के ऊपर जुल्म करता, उन्हें मारता पीटता और कई कई दिन तक कमरे में भूखा प्यासा कैद कर देता। फूफो ने बहुत अरसा उसके जुल्म बर्दाश्त किए, सिर्फ इस वजह से कि उनका घर बस जाए।
लेकिन वह शख्स तो हमारी सोच से भी ज्यादा कमीना निकला। उसने फूफो के ऊपर जुल्म की हर हद क्रॉस कर दी। वह नफ्स मरीज था। यही वजह थी कि एक दिन जब अब्बा अपनी बहन से मिलने के लिए गए तो वह कमरे में बंद थी और भूख प्यास से नडाल पड़ी हुई थी। अब्बा ने तो वावेला मिचा दिया, अपने बहनोई को खूब बुरा भला कहा। अब्बा तो गुस्से में जैसे पागल हो। अपनी इकलौती बहन का यह हाल देखकर अब्बा को बहुत अफसोस हो रहा था। यही वजह थी कि अब्बा ने वहां से कमरे का ताला तोड़कर अपनी बहन को बाहर निकाला और साथ लेकर आ गए। वह दिन और आज का दिन फूफू घर पर हमारे साथ ही होती हैं, लेकिन इन सारे हालात से गुजरकर फूफू अब कुछ नसिया सी हो गई है। कभी वह बेतहाशा हंसने लगती हैं, कभी रोने लगती हैं। इसी तरह कभी वह सारा दिन बोलती रहती हैं और कभी कई कई दिन चुप करके बैठी रहती हैं। फूफो की जहनी कैफियत को देखते हुए फूफो को ज्यादातर एक कमरे में ही रखा जाता है। उन्हें किसी के सामने नहीं आने दिया जाता, क्योंकि इस तरह डर था कि कहीं वह किसी पर हमला ना कर दे, क्योंकि इससे पहले वह 2-3 बार अम्मी पर हमला कर चुकी थी और उस हमले में अम्मी को शदीद चोटें आई थीं। यही वजह थी कि अब्बा की कोशिश होती कि फूफो ज्यादातर घर पर ही रहे। फूफो का घर में अब्बा से रवैया ठीक था। वह अब्बा के काम भाग भाग कर करने की कोशिश करती, उनके पास बैठकर कितनी कितनी देर बातें करती रहती। इस मामले में अब्बा खामोशी से बैठकर सुनता रहता। फूफो कभी बैठे जमाने भर की बातें करती। जब वह बीमार थी, उस घर में कैद थी, और कभी वह अपने और अब्बा के बचपन की बातें करती। मेरी छोटी दोनों बहनें तो फूफो से खौफजदा रहती थीं। उनका ख्याल था कि फूफू उन्हें बुरी तरह घूरती हैं और किसी दिन अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम क्या करेंगे। दोनों छोटी बहनें अभी मैट्रिक में पढ़ रही थीं। वह दोनों जुड़वा थीं। यही वजह थी कि घर भर की लाडली थी और घर की रौनक भी उन्हीं से थी। मैं चूंकि अब 20 साल का एक जवान शख्स था और अब्बा की जगह आजकल मैं काम संभाल रहा था, इसीलिए जिम्मेदारी भी ज्यादा पड़ गई थी। अब्बा तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक इस बीमारी ने बिस्तर पर ही लगा दिया। इलाज चल रहा था। डॉक्टर का ख्याल था कि कुछ ही दिनों में वह दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अब्बा के अड्डे पर जाते हुए मुझे 3-4 दिन ही हुए थे कि यह लड़की आज मुझे मिल गई। मैं इसे घर तो ले आया, लेकिन अम्मा का ख्याल था कि इस तरह किसी लड़की को उठाकर घर ले आना मुनासिब नहीं है। ना जाने इसने तुम्हें जो कुछ बताया है वह सच भी है या नहीं। मैंने अम्मा से यही कहा कि अम्मा, मैंने तो नेकी की है, हो सकता है जो कुछ इसने मुझे बताया हो वह सच ही हो, इसलिए आप ख्याल मत करें, वो 2-4 दिन में चली जाएगी। लेकिन वो तो जैसे इस घर में सेट हो गई थी और अब यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन इसी तरह जब मैं शाम को काम से वापस आया तो मेरी छोटी बहन बहुत परेशान बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे पर इस तरह हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? मुझे देखकर वह कहने लगी, भाई आज एक बहुत अजीब सी बात हुई। उसकी आंखों में और चेहरे पर अभी भी खौफ नजर आ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? कैसी बात? तो वो कहने लगी, भाई मैं आज उस लड़की को कमरे में ढूंढने आई थी। हमारा ख्याल था कि हम मिलकर खेलते हैं, लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने सारा घर छान मारा, वह मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आई। मुझे सही मानों में अब तशवी होने लगी कि आखिर वह कहां गई। वह हमारे घर में मेहमान है और इस तरह बगैर बताए वह कहां चली गई। यही सोचकर मैं ऊपर छत पर जाने लगी थी कि अम्मा से पूछूं, शायद वह उन्हें कुछ बताकर गई हो। लेकिन जब मैंने छत पर जाने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि वह कमरे से बरामद हुई। मुझे देखकर कहने लगी, आओ छत पर जाकर मिलकर बैठते हैं। मैंने उसे इस तरह कमरे से निकलते देखा तो हैरान रह गई और खौफजदा हो गई। मैंने हक लाते हुए उससे पूछा कि तुम कमरे में थी? वह कहने लगी, हां, अभी तुम्हारे सामने ही तो कमरे से आई हूं। जबकि भाई खुदा की कसम, मैं पहले कमरे में देखने गई थी तो वह कमरे में कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, लेकिन न जाने दोबारा वह वहां पर कैसे आ गई, हालांकि मैं तो सामने ही थी। छोटी बहन ने उलझे हुए अंदाज में कहा, लेकिन मैंने उसका कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी और कहा कि हो सकता है तुम्हें पहले नजर ना आया हो। यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इससे परेशान हुआ जाए। तुम भी टेंशन नहीं लो और इस बात को भूल जाओ। मैंने अपनी छोटी बहन को तो समझा दिया, लेकिन खुद मैं अपने आप में उलझ गया। आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है, जिस कमरे में वह पहले मौजूद नहीं थी अब वह वहीं से बाहर निकली हो। यह बात मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी।
मैं थोड़ा ठट गया था। मैं अपनी ही सोच में गुम था कि सामने से वह चलती हुई आई और आकर मेरे करीब खड़ी हो गई। कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा तो कहने लगी, दरअसल मैं बाजार जाना चाहती हूं, मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। उसने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जहां पर आना जाना चाहो जा सकती हो। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, लेकिन वह तो जैसे खामोशी से वहीं पर खड़ी रही। फिर कहने लगी, मैं दरअसल तुम्हारे साथ जाना चाहती हूं। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा कि मैं तो आज तक अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं गया, इसलिए तुम ऐसा करो, तुम मेरी बहनों में से किसी को साथ ले जाओ। मैं यह कहते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी छा गई, लेकिन वह उसके बाद कुछ बोली नहीं। उसे का करके मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपने घर वालों को किसी को भी बात करने का मौका नहीं दे सकता था। वैसे भी जिस मोहल्ले में हम रहते थे वहां पर पहले भी इस लड़की के आने से अजीब अजीब बातें फैली हुई थी, लेकिन अम्मा उन सब का मुंह तोड़ जवाब दे देती थी। और अगर उन मोहल्ले वालों में से मुझे इसके साथ बाहर निकलते हुए देख लिया, किसी ने तो न जाने क्या क्या बातें करते। यही वजह थी कि मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया। और फिर यह उससे अगले दिन की बात थी, जब फूफो की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। मैं उनके पास आकर बैठ गया, फूफो का हाल चाल पूछने लगा। फूफो को मुझसे बहुत मोहब्बत थी। वह अक्सर मुझे बिठाकर मेरा हाथ थाम कर बैठी रहती और मोहब्बत से मुझे देखती रहती। अभी भी फूफो ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरी तरफ देखती रही। फिर अचानक मुझे कहने लगी, इब्रार बेटा, जिस लड़की को तू घर लेकर आया है वह देखने में कुछ और है और असल में कुछ और है। तू उसे जहां लेकर आया है वहां वापस भेज दे, यह ना हो तेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए। फूफो ने अजीब पूरी सरार अंदाज से कहा तो मैंने ना समझी से फूफो की तरफ देखा और पूछा, कैसी मुसीबत? फूफो, वह तो एक मासूम और सादा सी लड़की है, वह कैसे मुझे किसी मुसीबत में मुब्तला कर सकती है? मैंने फूफो से पूछा तो वह कहने लगी, तू नहीं जानता, लेकिन जो मेरी निगाहें देख रही हैं वह कुछ और ही है। मैं तो तुझे सिर्फ खबरदार करना चाहती हूं, उस लड़की को यहां से निकाल दे। फूफू ने जब यह कहा तो मैं ठट सा गया और मुझे अपनी छोटी बहन की बात भी याद आई। अब मैं सही मानों में परेशान हो चुका था। मैंने यही सोचा कि मैं अब जल्द से जल्द उस लड़की से इस सिलसिले में दो टोक बात करूंगा, ताकि जो भी मामला है वह खुद निमटाला चली जाए। अगले ही दिन मुझे मौका मिल गया। जब वह छत पर अकेली बैठी हुई थी, मैं भी छत पर चला आया। उसे मुखातिब करके कहा कि सुनो, अब तुम्हें इतने दिन हो गए हैं यहां पर रहते हुए, तुम अब अपने घर वापस चली जाओ। यूं हमारे घर इतनी दिन तक रहना मुनासिब नहीं है। हो सकता है अब तुम्हारी सौतेली मां को अपने किए पर पिछताओगे। कहते हुए मैंने उससे नजरें चुराई। वह चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, मैं दरअसल अभी वापस नहीं जा सकती, तुम इस बात को समझो। उसने बेचारगी से कहा तो मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा तो वह नजर चुराकर कहने लगी, दरअसल एक बात है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई। उसने कहा तो मैंने चौंक कर उसे पूछा, कौन सी बात? तो वह आहिस्ता की से कहने लगी, दरअसल मैं एक जिनजादी हूं और जिन्नात की दुनिया में रहती हूं। उसने जैसे मुझ पर इंकशफ किया और मैं तो पूरा का पूरा हिल के रह गया। मैंने खौफ भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और पूछा, जिनजादी? वो कहने लगी, हां जिनजादी, दरअसल मैं एक जिनजादी ही हूं और जिन्नात की दुनिया से यहां पर आई हूं। मेरे अब्बा मेरी शादी जबरदस्ती किसी के साथ करवा रहे थे और वह शादी मेरे हक में नहीं थी, इसीलिए मैं वहां से भागकर यहां आ गई। उसने अपने बारे में सच्चाई बताई तो मैंने शक भरी निगाहों से उसे देखा और पूछा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? मैंने शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा तो वह कहने लगी, नहीं, यह मजाक नहीं है, मैं तुमसे सच कह रही हूं। मैं एक जिन्नजादी हूं और जिन्नात की दुनिया से ही यहां पर आई हूं। दरअसल मैंने यहां आना तो नहीं था, लेकिन बस मुझे उस दुनिया से भागना था, मुझे अपनी शादी से भागना था। इसी वजह से मैं यहां पर आ गई और अब यहां पर यह सब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मेरा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। और फिर एक बात और भी है जो मुझे वापस जाने से रोके हुए हैं, उस जिन्नजादी ने कहा। तो मैंने पूछा, कौन सी बात? मेरा सवाल सुनकर उसने निगाहें झुका ली और फिर आहिस्ता आवाज में बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं।
तुम मुझे अच्छे लगते हो, यही वजह है। मैं वापस जाने से डरती हूं। मुझे लगता है मैं तुम्हें खो दूंगी। यह कहते हुए वह आरदासी हो गई। उसकी बात मेरे लिए भी बहुत हैरानकुन थी। मैंने तो कभी उसके बारे में इस तरह से सोचा ही नहीं था, और फिर ना जाने उसके दिल में यह सब कैसे आ गया। मेरे लिए यह बात बहुत हैरानकुन थी। ताहिम उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और कुछ नहीं बोला। मैंने यही सोचा था कि मैं उसे किसी ना किसी तरीके से वापस जाने पर रजामंद कर लूंगा और अपने घर वालों को उसके बारे में हकीकत नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं घर वालों को उसकी हकीकत से आगाह करता तो शायद वह लोग उससे खौफजदा हो जाते और उल्टा वह मेरे साथ भी नाराज होते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरी छोटी बहन ने यह सारी बातें सुन ली हैं और खौफ के मारे वह वहीं पर बेहोश हो गई। जब कुछ गिरने की आवाज आई तो मैंने फौरन पलट कर देखा और उसे बेहोशी के साथ नीचे गिरे हुए देखा तो मेरे अपने हाथ पैर फूल गए। मैं जल्दी से उसे उठाकर नीचे की तरफ भागा। कुछ देर बाद उसे होश तो आ गया, लेकिन वह अभी भी खौफजदा थी और खौफ भरी निगाहों से वह कभी मेरी तरफ और कभी उस लड़की की तरफ देख रही थी। मैं उसकी नजरों का मफू अच्छी तरह समझ रहा था। मुझे मालूम था कि वो अब इस जिनजादी से खौफजदा हो चुकी है। यही वजह है कि वह हमें इस तरह देख रही है, लेकिन वो जुबान से कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। और फिर मैंने भी उसे इशारा करके खामोश रहने का कहा। छोटी बहन के बेहोश हो जाने की वजह से बात अधूरी रह गई थी। ताहिम 1-2 दिन के बाद मैंने दोबारा उससे बात की और उसे कहा कि तुम वापस चली जाओ, यहां पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनकर वह रोने लगी। कहने लगी, मैं वापस नहीं जा सकती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। वह जिनजादी रोते हुए मेरे आगे फरियाद कर रही थी, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मैं बेबस सा होकर चुप हो गया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वह इस तरह रो रही है। बेशक वह एक जिनजादी थी, लेकिन थी तो एक लड़की ना, और उसके आंसू मेरे दिल पर असर कर रहे थे। मेरी छोटी बहन उस दिन से परेशान सी थी। उसने घर वालों को तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जानता था कि वह परेशान है और खामोशी से सिर्फ इस बात की मुंतज है कि मैं क्या करता हूं। मैंने उस जिनजादी को साफ साफ कह दिया कि वह अब यहां से चली जाए, वह अब यहां नहीं रह सकती। यह कहकर मैं नीचे आ गया, लेकिन मैं जानता था कि मेरा दिल उदास हो गया है और मैं खुद भी परेशान हो चुका था। यह उससे अगले दिन की बात है, जब दरवाजे पर कोई फकीर आया। मैं उस वक्त अभी घर आया ही था। दरवाजे की आवाज सुनी तो मैं बाहर आ गया। वो फकीर मुझे कहने लगा कि मुझे कुछ खैरात दे दो। मेरी जेब में कुछ पैसे थे, मैंने उसे वो देना चाहे, लेकिन वह कहने लगा, नहीं नहीं, यह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे घर से कुछ और चाहिए। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, पूछा क्या चाहिए। आपको तो वह मेरे करीब होकर बोला, मुझे वह लड़की चाहिए, वह जिनजादी चाहिए जो तुम्हारे घर में पनाह लेकर बैठी हुई है। उस फकीर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हैरत और खौफ भरे ताअसुरा के साथ उसे देखा और फिर आहिस्ता आवाज में उससे कहा, तुम्हें कैसे मालूम? तो वह बड़े पूरी सरार तरीके से मुस्कुराया, कहने लगा, तुम एक बार उसे बुला दो, फिर तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि मैं उसे कैसे जानता हूं। गो कि मैं अंदर से बेतहाशा खौफ ज़दा हो चुका था, लेकिन अब जब मैंने यह मुसीबत सर ले ही ली थी तो मुझे किसी ना किसी तरीके से इस मुसीबत से निकलना ही था। मैंने अंदर आकर उस जिनजादी को बुलाया, उसे कहा कि बाहर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। यह बात सुनकर उसकी आंखों में खौफ फैल गया। वह कहने लगी कि वह यकीनन मेरे अब्बा ही होंगे, उनके अलावा मुझ तक और कोई नहीं पहुंच सकता। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहा कि वह कोई फकीर है, जबकि तुम तो शहंशाह जिन्नात की बेटी हो और तुम तो काफी अमीर होगी, जबकि उसने तो बहुत मैले कुचैले और बुरे से कपड़े पहने हुए हैं, उसका हाल भी काफी बुरा है। मैंने उसे कहा तो वह मुस्कुरा दी, कहने लगी, अब्बा जब भी बाहर निकलते हैं या किसी जगह का दौरा करते हैं तो वह इसीलिए में निकलते हैं। लोग उनको नहीं पहचानते, किसी को उनके बारे में मालूम नहीं कि वह शहंशाह जिन्नात हैं। सिर्फ घर के अफराद और अब्बा के चंद खास मुलाजिम उन्हें पहचानते हैं। उस जिनजादी ने कहा तो मैंने कहा कि ठीक है, अब जाकर देख लो, तुम्हारे अब्बा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह टस से मस नहीं हुई, कहने लगी, मैं नहीं जाऊंगी,
अगर मैं गई तो वह मुझे अपने साथ वापस ले जाएंगे, और मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहना चाहती हूं। उस जिनजादी ने अजीब से अंदाज में कहा। मुझे उसका अंदाज अच्छा नहीं लगा, ताहम मैं चुप हो गया, यही सोचकर रह गया कि यह इन दोनों बाप बेटी की बात है। मैंने बाहर आकर उसके बाप को बता दिया। वह चंद लम्हे कुछ सोचता रहा और फिर वह वहां से चला गया। मैं हैरान हो गया कि यह कैसा बाप है जो अपनी बेटी को जबरदस्ती नहीं लेकर गया, लेकिन न जाने क्यों मुझे बाप का अंदाज भी बहुत पुरसरार लग रहा था। मैं अब सचमुच चकरा कर रह गया था। ये हालात अजीब ही होते जा रहे थे। उस वक्त मुझे सब कुछ भूला हुआ था, सिवाय इस बात के कि मुझे इस मुसीबत से जान छुड़ानी है। अब्बा की हालत भी अभी बेहतर नहीं हुई थी। अगर वह बेहतर होते तो शायद मैं घर पर रहकर इस मसले का हल कर लेता, लेकिन अभी मुझे काम पर जाना पड़ता था। अगर एक दिन भी काम का नागा हो जाता तो घर का चूल्हा नहीं जलता था। अभी भी ऐसे ही हुआ था। मैं अगले दिन उलझा उलझा सा काम पर आ गया, लेकिन मेरा ध्यान उन दोनों बाप बेटी में ही अटका हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि वह बेटी भी चली जाए और बाप से भी जान छूट जाए। लेकिन असल परेशानी तो मुझे अपने दिल से हो रही थी। मेरा दिल ख्वामख ही उस लड़की को चाहने लगा था। वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और मैं जब भी उसके बारे में सोचता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं जानता था कि मेरा और उसका साथ मुमकिन नहीं। आज या कल उसे वापस जाना ही है, तो फिर मैं क्यों अपना दिल उसके साथ लगाऊं, जबकि अभी मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी 2 जवान बहनें हैं, एक बीमार फूफो है, और फिर इसके अलावा अब्बा का इलाज करवाना है। मैं कैसे अभी उस लड़की के बारे में सोच सकता हूं? यही सोच सोचकर मैं खुद को डपट रहा था कि इतने में सामने वही कल वाला फकीर आकर बैठ गया। उसे देखकर मैं थोड़ा डर गया और जरा संभल कर बैठ गया। मैं बड़े चौकन अंदाज में बैठा हुआ था। ठीक है, अभी ये कुछ करेगा तो मैं फौरन यहां से भाग जाऊंगा। लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह चंद लम्हे बड़े गौर से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बेटी तुम्हारे इश्क में मुब्तला है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और न जाने किस तरह मेरा सर खुद ब खुदा हां में हिल गया। तो वह कहने लगा, मैं जानता हूं। तभी वह अपनी शादी से भाग गई थी। उस फकीर की बात सुनकर मैंने फौरन उसकी तरदीब की और उसे कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह तब मुझे जानती भी नहीं थी। वह तो बाद में उसका जूता टूट गया था तो इसलिए वह मेरे पास आई थी। वह तो मुझे जानती ही नहीं थी। मैंने फौरन से उस लड़की की हिमायत की, लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहकहा लगाकर हंस दिया। कहने लगा, मैं अपनी बेटी को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं। यकीनन वह तुम्हें पहले से जानती थी और इसीलिए वह अपनी शादी से भाग गई थी। अब तुम उसे जानते थे या नहीं, यह बात अलग है। उस फकीर की यह बात मुझे उलझा गई। आखिर वो लड़की मुझे कैसे जानती थी, जबकि मैं उससे कभी मिला नहीं और ना ही उसे जानता था। फिर वह मुझे कैसे जानती थी? यह बात मेरे दिल और दिमाग में उलझन पैदा कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं घर जाते ही उससे यह बात पूछूंगा। मेरे चेहरे पर शायद यह सब बात उस फकीर ने भी पढ़ ली। कहने लगा, हां, तुम्हें जरूर उससे पूछना चाहिए, तभी तुम्हें सच का अंदाजा होगा। मैंने घर आते ही उससे इस बारे में पूछा तो वह नजर चुरा गई। मुझे उसके बाप की बात पर यकीन आ गया। मैंने उससे कहा कि यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम जानबूझकर मेरे घर आई, जानबूझकर मेरे पास आई और मुझसे मदद की दरख्वास्त की। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने जैसे जिज होते हुए उसे कहा तो वह आंखों में आंसू भर लाई। कहने लगी, दरअसल एक दिन जब मैं अपनी सहेलियों के साथ इस दुनिया की सैर के लिए आई थी तो तुम्हें काम करते हुए देखा। तुम बड़े इन्हमाक से अपना काम कर रहे थे और तुम्हारा सर झुका हुआ था। जैसे ही तुमने निगाहें उठाई, तुम्हारी आंखों में मुझे एक अजीब सी चमक नजर आई और तभी मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी। वहां पर कई जिन ज्यादे मेरे कदमों में अपना सर रखकर बैठे होते थे, लेकिन मैं किसी पर एक निगाह तक ना डालती थी। लेकिन ना जाने कैसे उस दिन मेरा गरूर टूट गया और मैं तुम्हारे आगे अपना दिल हार गई। वो दिन और फिर मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मैं अपने अब्बा से बहुत लड़ी। मैंने बहुत कोशिश की कि वह किसी तरह इस बात पर राजी हो जाएं और अभी मेरी शादी ना करें, लेकिन वह नहीं माने और मजबूरन मुझे शादी वाले दिन भागकर यहां आना पड़ा। मेरे पास यहां और कोई ठिकाना तो था नहीं, इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने झूठी कहानी बनाई और तुम्हारे घर तक रसाई हासिल कर ली। अब तुम्हारी मेहरबानी
तुम मुझे इस घर से मत निकालना, मैं यहां से नहीं जाना चाहती। उस जिनजादी ने मुझसे कहा तो मैं जैसे बेबस सा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे यहां से लेकर जाऊं, किस तरह उसके बाप के हवाले करूं, जबकि वह यहां से हिलने को तैयार ही नहीं थी। और अब तो मेरी छोटी बहन भी बार बार मुझे कहती कि भाई इसे वापस भेजें, ये ना हो ये हमें कोई नुकसान पहुंचा दे, और मैं खाली खाली नजरों से उसे देखता रह जाता। मुझे इस बात का तो यकीन था कि वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ना ही वह मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेगी, लेकिन मैं फिर भी उसे अपने घर में नहीं रख सकता था। अगले दिन जब मैं काम पर गया तो उसका बाप फिर मेरे पास आन पहुंचा, और इससे पहले कि वह कोई बात करता, मैंने उससे कहा कि मैं आपकी बेटी को आपके हवाले करना चाहता हूं, मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकता। आपकी बताई हुई सब बातें सच थीं, और अब आप मुझे बताएं कि मैं यह कैसे करूं। मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, अगर तुम उस पर अमल करोगे तो वह मेरे पास चली आएगी। मैंने फौरन हां में सर हिला दिया, और फिर उसके बाप ने मुझे जो कुछ कहा वह सुनकर मैंने उस पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई। और फिर तकरीबन 1-2 दिन के बाद मैंने उस जिनजादी से कहा कि मेरे साथ बाजार चलो, हमें कुछ चीजें लेनी है। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुई, कहने लगी कि पहले तो तुमने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था, फिर अब क्या बात है। मैंने एकदम उससे नजरें चुराई, कहने लगा बस यूं ही आज कुछ लेना था तो सोचा तुम्हें साथ ले जाता हूं। मेरी इतनी सी तवज्जो पाके वह खुश हो गई, झट से तैयार होकर मेरे साथ बाहर निकल आई। मैं अपने दिल में थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस कर रहा था कि जब उसे इस बात का पता चलेगा कि मैं उसके साथ धोखा कर रहा हूं तो न जाने वह क्या समझे, उसका दिल टूट जाएगा। मुझे शर्मिंदगी तो हो रही थी, लेकिन मैं क्या करता, यही हमारे हक में बेहतर था। बाजार में मैं उसे उसी जगह पर ले आया जहां पर वह पहली बार मुझे मिली थी, यानी अपने अड्डे पर। वहां पर मैंने उसे एक जगह बैठने का कहा और वहां बनी करीबी एक दुकान में चला गया। मैंने वहां से उसके लिए कुछ चीजें खरीदी, उन्हें पैक करवाकर वापस उसके पास आया। मैंने उसे वह तोहफा दिया और कहा कि यह मैंने तुम्हारे लिए लिया है। वह बहुत खुश थी, उसकी आंखों में जैसे जुगनू से चमकने लगे। अभी हम दोनों वहीं बैठकर बातें कर ही रहे थे कि इतने में वही फकीर, जो कि उस जिनजादी का बाप था, वह वहां पर आ गया। अपने बाप को सामने देखकर उसका रंग जर्द पड़ गया और उसकी निगाहें एकदम बेयकीनी से मुझ पर आकर रुक गईं। मैंने अपनी नजरें चुरा ली, उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब मैंने किया है। उसके बाप ने मोहब्बत से उसे अपने गले से लगाया, कहने लगा तुमने कितनी बड़ी गलती की थी, भला कोई अपना घर बार भी यूं छोड़ता है। उसके बाप की आंखों में नमी सी थी, लेकिन वह फिर भी मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी, जैसे उसे अपने बाप की जर्र बराबर भी परवाह ना हो। उसके बाप ने उसे कितनी देर अपने साथ लगाए रखा, फिर अचानक ही उसने मुझे मुखातिब करके कहा कि मैं अब इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूं। उसकी आवाज में बड़ी सख्ती सी थी। मैंने हां में सर हिला दिया, जबकि वह कहने लगी मैं वापस नहीं जाना चाहती, मुझे यहीं पर रहना है, मैं यहां पर अपना घर आबाद करना चाहती हूं, मुझे यहीं छोड़ दे। अब्बाजान, उसने अपने बाप से इल्तजा करते हुए कहा, लेकिन उसका बाप कहने लगा कि तुम समझ नहीं रही, तुम एक जिनजादी हो, आने वाले वक्त में तुम तख्त पर बैठोगी, मैं तुम्हें यहां पर नहीं छोड़ सकता। तुमने कुछ दिन यहां पर रहकर अपना शौक पूरा कर लिया है, लेकिन अब आइंदा के लिए तुम्हें मैं हरगिज यह इजाजत नहीं दे सकता। वैसे भी तुम्हारा दुल्हा भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम उसे बीच रास्ते में छोड़ आई हो, जबकि तुम्हें पता भी है कि जिन्नात के बीच जब एक बार रिश्ते पक्के हो जाते हैं तो वह कभी नहीं टूटते। इसलिए तुम लाख चाहो अब इस शादी से नहीं भाग सकती, तुम्हें वहीं पर शादी करना होगी। इसलिए मैं आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूं कि मेरे साथ वास चलो, वरना कहीं यह ना हो कि मैं तुम्हें कैद में डाल दूं, और जब तक तुम्हें समझ नहीं आएगी मैं तब तक तुम्हें वहां से नहीं निकालूं। उसके बाप ने उसे सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा तो वह बेबसी से रो दी। मेरे अपने दिल को एकदम कुछ हुआ था। मैंने उसके बाप को मुखातिब करके कहा कि आप इस तरह मत डांटे, अगर वह नहीं जाना चाहती तो आप कुछ दिन के बाद उसे ले जाएं। लेकिन उसके बाप ने जिन नजरों से मुझे घूरा, मैं वहीं चुप रह गया। अब उसका बाप उसे यहां पर नहीं छोड़ना चाहता था, और उन दोनों बाप बेटी के बीच में मैं नहीं आना चाहता था।
इसलिए मैं खामोशी से एक तरफ को चल दिया। मुझे नहीं मालूम वह कैसे अपने बाप के साथ गई और किस तरह से उसका बाप उसे जबरदस्ती ले गया, लेकिन अब मुझे अपने इस अमल पर पछतावा हो रहा था। आखिर मैं उसके बाप की बातों में क्यों आया? मुझे उससे उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता। मेरा अपना दिल मुझसे धोखा कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल बागी हो जाए और मैं उस लड़की को अपने पास रोक लूं, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। मैं घर पर वापस आया तो अम्मा ने उस जिनजादी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि वह अब अपने घर चली गई है, उसकी मां उससे राजी हो गई है। अम्मा ने उसके लिए बहुत दुआएं की। कहने लगी, मुझे तो वह लड़की बहुत अच्छी लगी थी। मैं तो यह सोच रही थी कि उसे अपनी बहू बनाकर इस घर में रख लूं। इतनी नेक और शरीफ लड़की आजकल कहां मिलती है, और फिर वह तो बहुत मासूम थी। अम्मा उसको याद करके कह रही थी, जबकि मैं हैरानी से अम्मा को देख रहा था। अम्मा ने इतना आगे तक का सोच लिया था। शायद हर मां की इसी तरह की सोच होती है, लेकिन अम्मा चूंकि उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थी, इसीलिए उसे बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी। और अगर जो अम्मा को उसके बारे में मालूम हो जाए तो शायद वह दोबारा कभी उसका नाम भी ना ले। मैं अंदर कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में एक और सितम मेरा मुंतज था। उसका दुल्हन वाला लिबास मेरे सामने हैंगर में लटका हुआ था। उसे देखकर मेरे दिल को एकदम कुछ होने लगा। आंखों में मिर्चें सी लगने लगी। उसका दुल्हन वाला लिबास यहीं पर रह गया था, और अब मुझे समझ आ रही थी कि जब जब मैं इसे देखूंगा मेरे दिल में पिछताओगेगी। उस लड़की के जाने के बाद घर भी कुछ उदास सा हो गया था, या शायद मुझे यह महसूस हो रहा था। ताहम उसके जाने से दो लोग बहुत खुश थे, एक तो मेरी छोटी बहन और एक मेरी फूफो, क्योंकि वह दोनों ही उसके बारे में सच जानती थी। और फूफो ने तो बाकायदा मुझे अपने पास बिठाकर इस बात का शुक्रिया अदा किया था। कहने लगी कि मैं जानती हूं तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हारा और उसका साथ मुमकिन नहीं है, इसीलिए तुम पीछे हट गए और उसे वापस भेज दिया। फूफो ने अजीब जननी से अंदाज में कहा तो मैं हैरान रह गया। आखिर फूफो को यह सब बातें कैसे मालूम हुई? मेरी हैरत को फूफो ने जैसे चेहरे से पढ़ लिया। कहने लगी, मैं सब जानती हूं, मुझे सब खबर है। वह लड़की एक बार तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगी। उसके दिल से तेरी मोहब्बत निकली नहीं है, वह सिर्फ तेरे धोखे की वजह से तुझसे नाराज हो गई है। जिस तरह तूने उसके बाप के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, वह इसी बात की वजह से तुझसे नाराज है। फूफो की बातें मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। जब मैंने फूफो से पूछा कि आखिर आपको यह सब बात कैसे मालूम, यह बात तो मैंने किसी से भी नहीं कही, तो वह मुस्कुरा दी। जोर जोर से कहकहे लगाने लगी। उनके कहकहे मुझे वहशत में मुब्तला कर रहे थे, लेकिन फूफो की हालत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने उन्हें दोनों कंधों से थामकर एक झटका सा दिया और कहा, फूफू बताएं मुझे, आखिर आपको यह सब कैसे मालूम है? तो कहने लगी, वो जो सामने खड़ा है ना, वह सब कुछ बताता है। मुझे उसी ने बताया था कि वह अपने बाप के साथ वापस चली गई है। फूफो ने मेरे पीछे दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा, वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन फूफो जिस तरह वहां पर देख रही थी, इस बात ने मुझे यकीन दिला दिया कि वहां पर कुछ तो है, वहां पर कोई तो खड़ा था। यह सोच आते ही मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ उठी और मैं एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं बार बार गर्दन घुमाकर उस तरफ देख रहा था, लेकिन वहां पर मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, जबकि फूफो अभी भी टिकटिकी बांधकर वहां पर देख रही थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर आ गया। ना जाने फूफो सच कह रही थी या झूठ, लेकिन जो भी था, इस बात ने मुझे शिद्दत से खौफ ज़दा कर दिया था, क्योंकि जो बातें फूफो ने बताई थीं वह सब सच थी। मैं काफी दिन इन बातों को भुलाने में लगा रहा, क्योंकि यह बातें मुझे खौफ ज़दा करती थीं, मुझे रातों को सोने नहीं देती थीं। और फिर मैं अपने काम में लगकर अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। मुझे तो वह जिनजादी भुलाए नहीं भूलती थी, लेकिन अब मैं अपने काम में इतना मसरूफ रहने लग गया कि मैंने उसे भुला दिया। लेकिन एक दिन फिर जब मैं अपने काम में मसरूफ था तो मुझे एक आवाज सुनाई दी कि मेरा जूता टूट गया है, इसे सिलाई कर दे। मैंने एकदम सर उठाकर देखा तो वो वहीं थी। उसकी आंखों में शिकवा सा था और जैसे वह मुझसे नाराज हो। मैंने एकदम बेकरारी से उसे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। लेकिन वह चंद लम्हे वहीं खड़ी मुझे देखती रही। उसकी आंखें भीग गईं
और फिर उसने अपना रुख मोड़ा और वहां से चली गई। उसी लम्हे मुझे फूफो की बात याद आई कि वह तुझे एक बार मिलने जरूर आएगी, और यह सोचकर ही मेरा दिल ढूंढ गया कि अब वह दोबारा कभी नहीं आएगी और अब मुझे इसी तरह उसके बगैर रहना होगा। बेशक वह कुछ दिनों के लिए मेरी जिंदगी में आई थी, लेकिन उसका असर मेरी सारी जिंदगी पर रहेगा। न तो उसकी याद भुलाई जाएगी, न ही उसकी मोहब्बत खत्म हो